नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह। देखिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी। यूपी बोर्ड का एक पेपर डाला था और वो पेपर सेट था XS 2220। उसको मैंने जो उसमें पेपर सॉल्व किया था वो केवल 35 नंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व था और वो मैंने प्रश्न जो हल किए थे वो 4 तक कर लिए थे, जो कि 2-2 नंबर के प्रश्न थे, 3-3 नंबर के थे, जिसमें आपका 35 नंबर का पेपर हल हो गया था। अब मैं जो आपका दूसरा पार्ट है उसको मैं हल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको खासतौर से टाइम मैनेजमेंट का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि आपका पूरा पेपर लगभग 2.5 घंटे में या 2 या 2.25 या 2.5 घंटे में हल हो जाना चाहिए। जब आपका 2.25-2.5 घंटे में पेपर पूरा हल हो जाएगा तो आप अपनी कमियों को देख सकेंगे और देख सकेंगे, उनको दूर कर सकेंगे। और मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न देने का पैटर्न बताया था कि अगर 1 नंबर का आंसर है तो आपको कैसे लिखना है, 2 नंबर का है तो आपको कैसे लिखना है और 3 नंबर का है तो कैसे रखना है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये प्रश्न नंबर 5 है। 5 में का है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उत्तर 1 या 1.5 पेज, मतलब जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है 1 या 1.5 पेज से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें प्रश्न ये है, किरचॉफ के विद्युत परपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज क्षेत्र के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए। PQRS के भुजाओं का प्रतिरोध है। ये हमें प्रश्न करना है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको हम समझा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में का है। तो सबसे पहले इसमें मुख्य बात ये आती है कि आपको चित्र बनाना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखिए, ये P, ये Q, ये R और ये S A B C D। तो यही हम चीज लिखेंगे। यदि किन्हीं 4 प्रतिरोधों को, पहले हमें सिद्धांत बताना होगा, यदि किन्हीं 4 प्रतिरोधों को समानांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं से प्रकट किया जाए, चार भुजाओं से प्रकट किया जाए। यह है आपके 1 2 3 4। एक विकर्ण में सेल, एक विकर्ण ये है, इसमें हमने सेल जोड़ दिया, सेल जोड़ा जाए। और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ा जाए। ठीक, एक विकर्ण में सेल तथा दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ा जाए, दूसरे विकर्ण धारामापी जोड़ा जाए। धारामापी जोड़ा जाए। तो धारामापी हमने जोड़ दिया। तो संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं, संतुलन का मतलब क्या है, धारामापी में विक्षेप शून्य हो। किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात अन्य 2, संलग्न का मतलब P और Q या P/R, अन्य 2
संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ये चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए, के बराबर होगा, अर्थात ये हमें सिद्ध करना है, ये चीज अभी हम सिद्ध करेंगे, अर्थात P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S ले लीजिए, या P अपॉन R भी कर सकते हैं, इसको हम आपको यहाँ बदल दें तो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। लेकिन ये आया कैसे, ये तो हमने सिद्धांत बता दिया, ये आया कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत बता दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे I1 प्लस I2 धारा ले लेंगे, इसमें I1 चली जाएगी, इसमें धारा जाएगी नहीं तो ये I1 इधर चली जाएगी, इसे इधर से ले लेंगे I2, इसमें धारा जाएगी नहीं क्योंकि संतुलन की स्थिति होगी, और फिर ये यहाँ पे मिलके I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो एक पास ये होगा और एक ये होगा, ठीक। तो देखिए पास ए बी डी ए में I1 इंटू पी, I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर बराबर 0। तो ये हो गया I1 P बराबर I2 R, पहला समीकरण। इसी तरह से पास बी सी डी बी में देखिए I1 Q माइनस I2 S बराबर 0, I1 Q बराबर I2 S, भाग दे दीजिए इन दोनों का, तो ये हो जाएगा I1 P अपॉन I1 I2 R अपॉन I2 S, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा P अपॉन Q R अपॉन S। इतना आपको 3 नंबर में आना चाहिए। 3 नंबर में 1 नंबर का फिगर हो गया, 1 नंबर का ये परिभाषा हो गई, और 1 नंबर का ये निगमन हो गया। ये चीज़ आपको इतनी आनी चाहिए आपको 3 नंबर में। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप को कोई नंबर काट नहीं सकता। अब देखिए 5वें का खा, 5वें का खा ये कह रहा है, इसको पहले हटा देते हैं, और देखिए 5वें के खा में क्या स्थिति है। ये प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित प्रश्न है, और बड़ा अच्छा सब प्रश्न है, और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। ये भी 3 नंबर का है, 3 नंबर का एक प्रश्न मैंने करा दिया। अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ 5वें का खा। आपको मालूम है कुल इसमें आपके 8 प्रश्न होते हैं, जिसमें ये हमारा 5वें का खा चल रहा है। इसमें ये पूछा है कि वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, और श्रेणी अनुनाद परपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। तो देखिए हम पहले एक LCR परपथ बना लेते हैं, और उसमें हम वैद्युत अनुनाद को समझाएंगे। देखिए ये LCR परपथ है, इसमें ये L है, ये C है, और ये R है, ठीक। ये L C R, ठीक, और ये बाहरी ये, ठीक। यहाँ पे वोल्टेज VL होगा, यहाँ पे वोल्टेज VC होगा, और यहाँ पे वोल्टेज VR होगा। हमें ये पता है कि जो VR होगा वो धारा के समान कला में होगा, VL होगा वो इधर की तरफ होगा, और VC पीछे होगा। ये 90 अंश 90 अंश 90 अंश। इसमें वैद्युत दोलन का मतलब क्या होता है? देखिए वैद्युत दोलन होते क्या है कि यहाँ पे जो ऊर्जा इसमें संचित होगी, इसमें L में प्रेरक में संचित जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है हाफ LI², और संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है, ऊर्जा होती है हाफ CV²। ये जब अनुनाद वैद्युत अनुनाद कब होते हैं? जब हमारा VL और VC बराबर होते हैं।
BL बराबर BC होते हैं, परिणामी वोल्टेज जो होता है वो VR हो जाता है। और उस समय हमारा परपथ का जो प्रतिबाधा होती है उस स्थिति में जब ये होता है, जब इस स्थिति में परपथ की प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा वो Z बराबर R के बराबर हो जाती है, अर्थात सबसे कम होती है, रुकावट सबसे कम होती है। उस स्थिति में क्या होता है, इसमें संचित ऊर्जा, इसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा, हाफ LI²। इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, इसको हम कहते हैं हाफ CV²। ये ऊर्जाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, मतलब वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती रहती है, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी सरल लोलक को दोलन कराते हैं तो दोलन कराने में क्या होता है, हमारी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती रहती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती रहती है। ठीक उसी तरह की घटना यहाँ पर होती है। क्या होती है, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलती रहती है। तो उसमें दोलन उत्पन्न हो जाते हैं, ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण होता है, तो दोलन उत्पन्न हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं वैद्युत दोलन। और वैद्युत दोलन के लिए कंडीशन यही है, ये वैद्युत दोलन, और वैद्युत दोलन के लिए कंडीशन ये है, तो इसमें हमें ये निकालनी पड़ेगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी, I × ω/L = I × 1/ωc। इससे हम कैंसिल कर देंगे तो ये होगा ω² = 1/LC और ω = 1/√LC और 2πf = 1/√LC और f बराबर 1/2π√LC। और अनुनाद की स्थिति में इसकी जो आवृत्ति होगी वो इनके बदलने की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तो वो हमारा वैद्युत अनुनाद कहलाता है। और वैद्युत ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदलती रहती है, यही चीज हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो मैं समझता हूँ ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है 5वें का गा, ये भी 3 नंबर में है। ये हमारा समानांतर पट्ट संधारित्र से संबंधित है। समानांतर पट्ट संधारित्र में व्यंजक ज्ञात करवाया, जबकि संधारित्र है वो आंशिक रूप से भरा हुआ हो। तो देखिए इसमें भी चित्र का अपना अलग महत्व है। इस प्रश्न को जो हम करेंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेट के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत बना हो। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा स्पष्ट। आप अगर चित्र नहीं बनाते हैं तो नंबर मिलने की संभावना कम होगी। ये कोई स्लैब रखी हुई है जिसकी मोटाई T है, ठीक, और यहां से यहां तक जो दूरी है वो D है, ये ठीक। ये एक प्लेट है जिस पर प्लस आवेश है और ये माइनस है, और यहाँ पे इसका परावैद्युतांक K है, यहाँ पे हवा और यहाँ पे माध्यम, ठीक। तो यहाँ पे A क्या ले लेंगे, प्लेटों तथा स्लैब या ये पट्टिका का परिचित क्षेत्रफल, ठीक। D प्लेटों के बीच की दूरी, K पट्टिका के माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक। और T पट्टिका की मोटाई। जितना मैं बता रहा हूं उतना आप लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चित्र आपने बना दिया, ये बता दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके का विभवांतर होगा, एक तो हवा में विभवांतर और एक माध्यम के अंदर, इसके अंदर विभवांतर। तो
तो कुल विभवांतर V बराबर V1 हवा में प्लस V2 माध्यम में। तो V बराबर V1 क्या होगा हवा में E1 इंटू डी माइनस टी, क्योंकि ये हवा कितनी हो जाएगी डी माइनस टी, प्लस E2 इंटू टी। E1 क्या होगा हवा में, तो रो अपॉन एप्सिलॉन 0, या ये कहिए Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। और E2 क्या होगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 के, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के ए। तो इस तरह से B बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए इंटू टी। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए कॉमन है, तो यहाँ बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यहाँ पे के भी आएगा के टी अपॉन के, और V अपॉन Q 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, और Q अपॉन B बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये क्या होगी Q अपॉन B क्या होगी, इसकी धारता, संधारित्र की धारता। तो हम यहां लिखेंगे संधारित्र की धारता C बराबर Q अपॉन B बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यही सूत्र आ गया। अब आपको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये हमारा सूत्र सही है, वो कैसे हम दिलवाएंगे, ये देखो C बराबर एप्सिलॉन 0 अपॉन के, कैसे हम निकालेंगे एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हम कैसे आपको बताते हैं। देखिए पहली बात है जब पूरे में माध्यम ना हो, जब माध्यम ना हो, इसका मतलब है T बराबर 0, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन T माइनस 0 प्लस 0 अपॉन के, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये हमारा सूत्र होता है, हमें पता है ये सूत्र होता है। दूसरा यह है कि जब माध्यम पूरे में भरा हो इसमें, तो T का मान D के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस आ जाता है जब पूरे में माध्यम भरा, तो क्या होगा T बराबर D, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए इंटू के ए अपॉन डी। ये हमारा सूत्र हो गया इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो ये यहाँ से जाते हैं 1 नंबर, उसके बाद 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये। तो ये भी सरल सवाल था, आसानी से किया जा सकता था। अब मैं जो अगला प्रश्न ले रहा हूँ, ये 5वें का कहा है, ये भी 3 नंबर का है, लेकिन ये पूरा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस इसमें ये पूछा गया है, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसी से आप समझ लेंगे अच्छी तरह से। इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो थोड़ा सा हमें ये चीज़ समझनी होगी, इसमें ये चीज़ हमें जानना होगा कि चुंबकत्व का गुण कहाँ से आता है।
देखिए चुंबकत्व का जो गुण आता है वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार मार्ग में, वहाँ से उत्पन्न होता है कि जब वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं तो प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक लूप पैदा करता है। साथ साथ हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्थान पर चक्रण भी करते हैं, जिसकी वजह से चक्रण गति के कारण, तो चुंबकत्व जो पैदा होता है वो एक चक्रण गति और वृत्तीय गति के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें चक्रण गति का योगदान बहुत अधिक होता है। जब इस तरह के पदार्थ, जब हमारा कोई भी चुंबकीय हर एक पदार्थ में चुंबकत्व का गुण होता है, जब हम इस तरह के पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उनके व्यवहार के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। एक है हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, दूसरा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, और तीसरा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। अब देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, ठीक है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे, और इस गुण को हम कहते हैं प्रतिचुंबकत्व, जैसे चांदी है, सोना है, कॉपर है, ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंदर जो चुंबकत्व का गुण पैदा होता है वो चुंबकीय क्षेत्र, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तीसरा इसी तरह से होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत सूक्ष्म रूप से चुंबकित हो जाते हैं। जब हम चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो उनके अंदर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। ऐसे पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। ये हमारे सोडियम है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, ये इनमें ऐसा गुण पाया जाता है। अब उसके बाद आता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जब इनके अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम रखते हैं तो इनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली रूप से बहुत चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेते हैं, और जब हम उनको बाहर भी निकालते हैं तब भी उनके अंदर चुंबकत्व का गुण बना रहता है। ऐसे इस गुण को हम कहते हैं लोह चुंबकत्व, और ऐसे पदार्थों को कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, जिसमें हमारा लोहा और कोबाल्ट ये बहुत मुख्य हैं, ठीक है। अब ये भी 3 नंबर का सवाल था। 3 नंबर में एक एक हेडिंग आपके 3 नंबर की थी, जैसे कि आपको चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं बताना चाहूँगा 5वें का ढा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 5वें का ढा क्या कह रहा है? 5वें का ढा ये है, अपवर्तनीय दूरदर्शी किरण आरेख बनाइए, बनाने में जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ठीक है। तो कुछ चित्र में दिख रहा है, मैं केवल आपका किरण आरेख बता रहा हूं। पहले तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि खगोलीय दूरदर्शी होती क्या है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी होती है जो दूर स्थित पिंड, जो खगोलीय दूर पृथ्वी से बाहर स्थित पिंडों को देखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, वो खगोलीय दूरदर्शी होती है। दूसरा इसमें पूछिए अपवर्तनीय। देखिए खगोलीय दूरदर्शियां 2 तरह की होती है। एक परावर्तक दूरदर्शी होती है जिसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 उत्तल लेंसों का प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से इसको हम अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला जो लेंस होता है वो बड़ा होता है, दूसरा जो लेंस होता है वो छोटा होता है। तो मैं सीधा आपके सामने किरण आरेख बना रहा हूं और किरण आरेख से ही मैं आपके सामने चित्र इसका बनाऊंगा। देखिए इसमें पहला जो लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और ये आकार में बड़ा होता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं अभिदर्शक। ये FO इसकी फोकस दूरी है, और इसको बोलते हैं अभिदर्शक उत्तल लेंस, अभिदर्शक लेंस, क्योंकि ये वस्तु की तरफ होता है, ठीक। इसकी फोकस दूरी है ये FO, और बहुत दूर रखा है। देखिए ये इसके फोकस में प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये बहुत दूर रखी है बस AB, ठीक। इसका प्रतिबिंब ये बन जाता है A', B', ये दूरी होती है FO। अब हम यहाँ पे एक दूसरा लेंस लेते हैं, वो आंख की तरफ होता है, तो उसको बोलते हैं नेत्रिका। ये देखिए
इसको बोलते हैं नेत्रिका। ठीक है, इसकी फोकस दूरी होती है FE। इसके लिए ये वस्तु का कार्य करता है, तो ये फोकस से हो जाएगी, ये आंख है, तो ये अंतिम प्रतिबिंब बन जाता है, A डबल डैश B डबल डैश। ये बीटा कोण है और ये अल्फा कोण है। अल्फा कोण क्या है? अल्फा कोण है दर्शन कोण है, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, देखिए अल्फा क्या है? वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। देखिए ये होगा UE और ये होगा VE। ठीक, E जो है वो इससे संबंधित है, नेत्रिका से, इसको बोलेंगे नेत्रिका। अब देखिए पहले हम सामान्य स्थिति में इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। देखिए आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता M बराबर बीटा अपॉन अल्फा बराबर tan बीटा अपॉन tan अल्फा बराबर, अब देखिए tan बीटा क्या होगा? A डैश B डैश या A डैश B डैश अपॉन माइनस UE। इसी तरह से इसमें क्या होगा? A डैश B डैश अपॉन प्लस FE। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा FO बटे माइनस U। तो ये हमारा सामान्य सूत्र आ गया, M बराबर माइनस FO अपॉन U। आवर्धन क्षमता का सामान्य सूत्र आया। हमें कब निकालना है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो, तो उस केस में आवर्धन क्षमता निकालनी है। तो हम नेत्रिका के लिए लिखेंगे। देखिए नेत्रिका के लिए सूत्र इससे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, तो ये हो गया 1/fe बराबर 1/-d। ये दूरी कितनी हो? -d के बराबर हो, -1/-u। ठीक है, तो 1/fe प्लस 1/d इक्वल टू 1/ue। ठीक है, FO को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो FO अपॉन UE इक्वल टू FO 1/fe प्लस 1/d। तो आवर्धन क्षमता M बराबर -FO अपॉन UE बराबर -FO, यहाँ FE कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस FE अपॉन d। ये आवर्धन क्षमता आ गई। किसके लिए? दूरदर्शी के लिए आ गई, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना हो। अब देखिए इसमें भी क्या होगा? आपका 1 नंबर का तो चित्र होगा, 1 नंबर की ये सब कहानी होगी, और 1 नंबर की इसकी अपवर्ती खगोल दूरदर्शी के बारे में जो अभी आप बताएंगे वो होगा। तो इस तरह से आप इसको पूरे को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब देखिए इसी के साथ इसमें एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ, अथवा मतलब चाहे आप इसको करें चाहे आप दूसरे न्यूमेरिकल को करें, तो मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल है वो बहुत सरल है इसमें। तो अच्छा ये रहेगा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये थ्योरी का पोर्शन न करके अथवा वाला पोर्शन आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं अथवा वाला भी इसमें बताता हूँ। ये भी 3 नंबर का है और बहुत सरल प्रश्न है, तो इसमें हम आपको करके दिखा रहे हैं
कि इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये है, आपके सामने दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन ये है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये देखो वो जो था वो दूरदर्शी के ऊपर था डेरिवेशन, और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सूक्ष्मदर्शी के ऊपर दे दिया। ये निश्चित है, देखिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी वाले में से एक न्यूमेरिकल या किरण आरेख पे क्वेश्चन निश्चित बनता है, आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसमें दिया हुआ किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अविदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका लेंस को एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखे हैं। ठीक है, किसी वस्तु का अविदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और इसके लिए आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करो। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें FO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, FO बराबर 2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, FO दिया हुआ है। दूसरा हमें FE भी दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर, FE दिया है 6.25 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है। दूरी किस किस की दी हुई है, हमें दोनों के बीच की दूरी दी हुई है VO प्लस UE, VO प्लस UE बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। अगर आप हो सके तो अगर आप इसमें किरण आरेख बना लें तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे बिना किरण आरेख के भी हो जाएगा। और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, स्पष्ट दृष्टि की दूरी पर बनना है -25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर पर बनना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे UE, पहले हम निकालेंगे यहाँ से, ये हमें पता है UE निकाल लेंगे, UE का मान इसमें रख लेंगे, तो VO पता चल जाएगा, VO और FO करेंगे तो हमें UO पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा UE निकालना है, तो हम वही नेत्रिका के लिए सूत्र लगा देंगे, के लिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। ठीक, तो 1.625 बराबर 1/25 माइनस 1/UE। ठीक, इसको आप इधर ले आइए, तो 1/UE बराबर 1/25 माइनस 1/6.25, और 1/UE लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 एक बार, और ऋण इसको हम जाएंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 बार, तो ये हो जाएगा -3/25, अर्थात UE बराबर -25/3 सेंटीमीटर। आपने एक स्टेप इसका हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे, ये हमारा इसमें ये थोड़ा सा इसमें एक चीज़ देखनी चाहिए, माइनस होगा, ये माइनस, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस ये 5 हो जाएगा, 5, तो 5 से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/UE बराबर -1/UE बराबर 1/5, तो UE बराबर -5 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि ये लेंस से आगे होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम VO प्लस UE, यहाँ पे हम धनात्मक मान रखेंगे, VO प्लस इसका धनात्मक मान बराबर 15 है, तो VO बराबर +5 बराबर 15, तो VO बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हम किसके लिए लेंगे, अब हम लिखेंगे अविदर्शक लेंस के लिए, अविदर्शक के लिए लिखेंगे, तो देखिए अविदर्शक लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से देखिए क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 1/2, ये पता है हमें 1/10 माइनस 1/u, तो 1/UO बराबर ये, इसमें भी एक चीज़ देख लीजिए, इसमें जब ये इधर आया तो प्लस का ही होगा, ये प्लस का ही होगा, जब ये इधर आया और ये माइनस का था। ठीक, तो
हाँ ये चीज़ एक मिनट, हाँ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस आएगा, कोई बात नहीं। यू ई बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/2। तो लघुत्तम ले लेंगे तो यू ई बराबर 10 और ये 1 ऋण 5, तो 1/यू ई बराबर -4/10 और यू ई बराबर 10/4 माइनस 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये सूत्र हमारा निकल के आया। अब लेकिन इसमें हमें प्रश्न में दे रहा है 10 सेंटीमीटर। ये एक बार देख लो, 10 ये आएगा 1/10 माइनस 2, तो 10 का भाग देंगे तो एक बार और 2 का भाग देंगे 5 बार, तो ये 4/10 सही बात है 4/10, लेकिन इसमें उत्तर 6 आ रहा है। 1 ऋण 5 ये कैसे हो गया, 4/10, एक मिनट यू ओ वी 1/वी ओ माइनस ये ओ ले लेते हैं, एक एफ ओ वी ओ माइनस यू ओ, तो 1/2 बराबर 1/10 माइनस 1/यू ओ, तो 1/10 बराबर 1/10 माइनस 1/2 सही है। तो लघुत्तम ले लेंगे तो 1 ऋण 5 तो ये ऋण 6 कैसे हो गया, ये चीज़ समझने वाली है। तो चलो कोई बात नहीं कि दूरी पर गलत भी हो सकता है, तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, और इसी तरह से हम इसकी आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे। तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी, आवर्धन क्षमता होगी, इसको हम निकाल लेंगे कैसे, सूत्र एम बराबर -BO/UO 1 + D/FE। ये हम सूत्र रख देंगे, इसमें हम मान रख देंगे, तो ये मान हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, -VO कितना था 10, 2.5 1 + 25/FE कितना है, FE है 6.25। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार -4 और ये इससे 4 बार, तो ये 5, तो ये आ गया -20। इसमें कुछ थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलती हो, तो लेकिन करने का जो तरीका होगा वो हमारा इसी टाइप से होगा। तो देखिए ये भी अच्छा सवाल था। अब देखिए प्रश्न जो है ये खंडिया है और ये प्रश्न 5 नंबर का है। हालांकि मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में इसका सॉल्यूशन दे दिया है, लेकिन सॉल्यूशन से आप क्योंकि ये पोलरॉइड के ऊपर है और पोलरॉइड से आपके निकाल दिए गए हैं, तो जिनको थोड़ा सा डिस्कस करना हो तो वो आप सॉल्यूशन से देख लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। अब मैं इसका जो अथवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा वाले पार्ट में आप देखिए, अथवा वाले पार्ट में दिया है हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बताइए, और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। ये जो प्रश्न है वो आपका 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, और जितने भी 5 नंबर के प्रश्न हैं उनमें सभी में विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें हाइगन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में 3 परिकल्पनाएं दी गई हैं। ठीक है, पहली परिकल्पना जिसमें तरंगांक के बारे में बताया गया है। दूसरी जो परिकल्पना है आप देख भी रहे होंगे, दूसरी जो परिकल्पना है उसमें तरंगांक की स्थिति और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं, और तीसरी परिकल्पना बताई गई है द्वितीयक तरंगांक के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट ये कहता है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से निकलती हैं तो तरंग चारों ओर स्थित माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो कंपन करने के लिए माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में होते हैं तरंगांक कहलाता है। यह तरंगांक ये अगर यदि बिंदु स्रोत बिंदुवत है तो हमारा गोलीय तरंगांक होगा, और अगर बिंदुवत हमारा लंबाई में है तो हमारा तरंगांक बेलनाकार होगा, अगर बिंदु स्रोत बहुत दूर स्थित है तो समतल तरंगांक होगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तरंगांक पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण
तरंगांक पर स्थित माध्यम का प्रत्येक तरंग नई तरंगें उत्पन्न करता है, और नई तरंगें करता है जिनको हम द्वितीयक तरंगाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगाओं से निकलने वाली जो तरंगें होती हैं वो सभी दिशाओं में मूल तरंग के वेग से चलती हैं। तीसरा इसका जो पॉइंट है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यदि द्वितीय तरंगाएं का एनवेलप खींचे, मतलब उनका हम वक्र खींचें, तो उनका जो स्पर्श तल होगा, उनसे खींचे गए पृष्ठ होंगे, वो नई तरंगांक को प्रदर्शित करेंगे। ये चीज हमने बताई हुई है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल है वो हमें मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कि अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा एम माध्यम में। ठीक है, तो इसमें हमें आपतित का दिया हुआ 1.5 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बटे लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा आपका निकल आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम आपका निकल आया, लैम्डा आपका निकल आया। और उसके साथ साथ अगर हम वेग निकालना चाहते हैं तो आप वेग भी हमारा पता चल जाएगा। क्या वेग होगा? वेग 1.5 बराबर 3 × 10⁸ अपॉन v, तो v हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न में जो चीज़ें पूछी गई थी वो आपको आसानी से नजर आ गई। तो इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी था और आपका, लेकिन ये प्रश्न 5 नंबर का था। ठीक है, 5 नंबर का था। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 आता है। प्रश्न नंबर 7 में क्या है? प्रश्न नंबर जो 7 है वो भी थ्योरेटिकल है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है। पहला तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम का उल्लेख करिए, तो ये 3 नंबर का होगा। दूसरा ये पूछा गया है कि तीव्रता तथा आवृत्ति के बीच कार्य फलन करने वाले पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो विद्युत धारा और फोटो इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है जबकि आपतित प्रकाश की तीव्रता समान है, आवृत्तियां भिन्न भिन्न है, आवृत्तियां समान है और तीव्रता भिन्न भिन्न है। ये जो प्रश्न है वो थोड़ा जो आपका मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनसे थोड़ा ऊपर हटके है प्रश्न, थोड़ा सा ये कहिए कठिन प्रश्न है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा चित्र में दिख रहा होगा, पहले इनमें हमारे नियम दिए गए हैं, उनके नियम के बारे में चर्चा की गई है, मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो उन नियमों के बारे में हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें ग्राफ दिए गए हैं, तो ग्राफों के बारे में हम समझ लेंगे। जैसा कि हमने ये क्या ग्राफ कहाँ से ले गए, ये प्रायोगिक परिणाम जो होते हैं वहाँ से लिए गए। ठीक है, अब इसका जो अथवा प्रश्न है वो सरल है। अथवा प्रश्न किससे सरल है? क्योंकि इसमें जो द्रव्य तरंगें क्या होती हैं उनके बारे में जो चर्चा पूछी है, और ये भी पूछा है कि ये आंतरिक तरंग वैद्युत तरंगों से किस प्रकार भिन्न होती हैं, इसके बारे में पूछा है, और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे पूरा परिभाषित किया हुआ है, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि जब कोई द्रव्य कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ठीक है, आदि गतिमान होते हैं तो उनका जो व्यवहार होता है वो एक तरंग की भांति होता है, मतलब वो एक तरह की तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं अथवा द्विबाहुली तरंगें कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगें किसी भी माध्यम में के लिए माध्यम में होना जरूरी है। माध्यम में हम जब कोई विक्षोभ पैदा करते हैं तभी हमारी द्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, मतलब द्रव्य तरंगों के लिए चलने, यांत्रिक तरंगों के लिए चलने के लिए माध्यम होने का जरूरी है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो पैदा होती हैं वो जब किसी आवेश को हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, तब ये पैदा होती हैं। ठीक है, और यांत्रिक तरंगों एवं विद्युत चुंबकीय तरंगों का आकार निश्चित होता है जबकि द्रव्य तरंगों का आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, और इसमें हमने आपको न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में r बराबर दिया है, ठीक है, 5 बराबर दिया, तो हमने क्या सबसे पहले क्या नोट कर लिया, इसमें वैद्युत धारा को नोट कर लिया, और वैद्युत धारा को नोट करने के बाद फिर हमने इसमें वही I बराबर Q/T निकाल कर इसमें वैद्युत धारा निकाल ली। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सरल था और इसका मैंने पूरा आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का था। अब मैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, वो एम्पियर परपथी नियम क्या है, ये तो चलो कोर्स में है,
और एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए, इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। हालांकि मैंने सॉल्यूशन में इसको दे रखा है, लेकिन थोड़ा समय को देखते हुए, क्योंकि ये विस्थापन धारा अब आपके कोर्स में नहीं है, तो इस वजह से इसके बारे में हमने सॉल्यूशन दे दिया है। लेकिन एक इसका जो अथवा दिया हुआ है, अथवा जो वाला प्रश्न है वो बहुत सरल है। अथवा वाला प्रश्न क्या है? अथवा वाला प्रश्न ये है, ये अथवा वाला जो प्रश्न ये है कि दो समानांतर तार हैं और उनमें धारा बह रही है। जैसे ये तार है, देखिए आप चित्र में दिख रहा होगा, एक तार ये है, एक तार ये है, ये तार है, इनमें धाराएं बह रही हैं। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा हुआ, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा हुआ, तो इनके बीच में आप आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें धाराओं की दिशा कैसी है। ठीक है, उसके लिए आप देख रहे हो, मैंने व्यंजक निकाल के दिखाया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और व्यंजक निकाला हुआ है, और इसमें जो हमें सूत्र प्राप्त होता है वो सूत्र प्राप्त होता है F बराबर μ0/2π इंटू I1 I2 अपॉन R इंटू L। और प्रति एकांक लंबाई के लिए लिखें तो आप देख रहे होंगे F/L इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2 अपॉन R। अब यहाँ पे हमें क्या है, एम्पियर की परिभाषा को परिभाषित करना है। अगर हम दोनों में I1 और I2 का मान 1 एम्पियर कर लें और उनके बीच की दूरी 1 मीटर कर लें, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होगा। तो इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, ये आपके 2 नंबर में है, जो एक निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समानांतर चालक तारों में प्रवाहित धारा होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न। प्रश्न नंबर 9 बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन ये है, ये भी 5 नंबर का है। इसमें यह दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर अंतर क्या है, उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर ऊर्जा का आय का कारण उल्लेख ज्ञात कीजिए। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर पता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, जब एक किसी कुंडली में हम जब धारा को परिवर्तित करते हैं, उसमें विद्युत फ्लक्स परिवर्तित होता है, तो द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के कारण उसमें भी फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है और उसके सिरों में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर हम कार्य करता है, मतलब इनपुट में हम वोल्टेज देते हैं तो हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होता है। इसके साथ साथ इसमें दूसरा पार्ट है, ये आपके 1 नंबर की परिभाषा होगी। दूसरा पार्ट है अब उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर क्या है, ये आपका दूसरे नंबर कहिए या 2 नंबर का कहिए। इसमें क्या है, अपचाई का मतलब, उच्चाई का मतलब होता है निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज प्राप्त करना। दूसरा ये तो हो गया उच्चाई। अपचाई क्या होता है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए 220 से हमें 6 वोल्ट प्राप्त करना है या 12 वोल्ट प्राप्त करना है, तो हमें अपचाई ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और अगर हमें 12 वोल्ट से 220 प्राप्त करना है तो उच्चाई ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। मैंने आपको इसमें समझा भी दिया है, अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, देखिए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जो हम तार उपयोग करते हैं उसमें उनका प्रतिरोध होता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। और दूसरा इसमें बार बार ट्रांसफार्मर से जो उसमें क्षय होता है, उसमें जो कॉपर वायरिंग वगैरह होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसमें दिखाया गया है। अब देखिए इसी में एक जो न्यूमेरिकल दिया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस न्यूमेरिकल को जरूर करें। पहले न्यूमेरिकल क्या दिया है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए और चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स के समय के साथ फाई बराबर AT² + BT² + C से प्रदर्शित है ABC के मात्रक ज्ञात करिए, और यदि ABC ये है तो उनके प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए फैराडे के नियम क्या है, पहला नियम आपको पता है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसका मान चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। दूसरा जो नियम है वो लेंज के नियम के हिसाब से है कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार की होती है, वह उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये तो नियम हो गया। अब बात आती है, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाई इज इक्वल टू
फाई इज इक्वल टू बी टी, ये दिया हुआ है बी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के अनुसार परिवर्तित होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी का मात्रक ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे, ये फाई इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। तो इसमें हमें ए बी सी का मात्रक ज्ञात करना है। देखिए सी का मात्रक, तो पहले देखिए सी का मात्रक वही होगा जो फाई का होगा, अर्थात वेबर, ठीक है। बी का मात्रक होगा वेबर प्रति सेकेंड। सी का मात्रक होगा वेबर प्रति सेकेंड बार। क्यों, इनका इसका भी पूरे का वेबर होगा, इसका भी पूरे का वेबर होगा, इसका भी पूरे का वेबर होगा। ये तो हमारा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ, दूसरा पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में फाई बराबर ए बराबर दिया है 0.3, बी बराबर दिया है 0.6 और सी बराबर दिया है 0.8 दिया हुआ है। तो टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, फाई को ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू 2AT प्लस बी, ठीक। अब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो ई बराबर क्या होगा, डी फाई ओवर डी टी, इसमें हम मान रख देंगे तो 2A इंटू 2 प्लस बी, तो ये हो गया 4A प्लस बी, और ए का मान हम रख देंगे, तो ए का मान 4 इंटू 3 प्लस 6, तो ये हो गया 1.2 प्लस 0.6, तो ये हो गया 1.8 वोल्ट। यही संभवतः आंसर होना चाहिए 1.8 वोल्ट। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, तो अच्छा ये रहता है कि आप इस न्यूमेरिकल पोर्शन को हल करते हैं। तो देखिए मैंने ये आपको प्रयास किया है, एक मॉडल बतौर आपको दिया है। मैं जल्दी दूसरा भी मॉडल पेपर आपको करके दिखाऊंगा। इसमें मैंने ये प्रयास करने का, आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होना चाहिए, जिससे कि आप सही समय के अंतर्गत आप पूरा पेपर कर सकें। कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, दूसरे लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।